गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 है एडवांस रूलिंग। इसमें यदि कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन वो पर्सन जो अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, वो दोनों ही व्यक्ति चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, लॉ में लिखा गया है रजिस्टर्ड पर्सन एंड द पर्सन हु इज डिजायरस टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, वो दोनों में से कोई भी व्यक्ति एडवांस रूलिंग के लिए जा सकता है। एडवांस रूलिंग में जो भी डाउट्स होंगे उसके कि पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं, इससे रिलेटेड। नंबर सेकेंड, पर्टिकुलर एक्टिविटी गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। नंबर थर्ड, एग्जेम्पशन क्या है इस पर्टिकुलर सर्विस की सप्लाई में या गुड्स की सप्लाई में। इसमें एनसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा। असेसेबल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, रेट ऑफ टैक्स क्या होंगे, एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन कराना कब ज़रूरी है, किस लिमिट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना है, या आईटीसी रिलेटेड उसके कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो 5,000 रुपये की फ़ीस देकर एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ये एप्लीकेशन जीएसटी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर्म नंबर 1 के अंतर्गत दी जाएगी। जैसे ही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है, वैसे ही वो जो जीएसटी के ऑफिसर हैं उनसे रेलेवेंट रिकॉर्ड या रिटर्न मंगाए जा सकते हैं। रेलेवेंट रिटर्न और रिकॉर्ड को रिटर्न कर दिया जाएगा, वापस दे दिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर को, जैसे ही इनका काम ख़त्म हो जाएगा, एज सुन एज पॉसिबल। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि जो एप्लीकेशन ARA 01 में जो प्रोवाइड की गई है एप्लीकेंट के द्वारा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे डिजायरस टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन हो, उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो रिजेक्शन का ऑर्डर पास करना पड़ेगा और उस असेसी को, उस पर्सन को जिसने एप्लीकेशन फाइल की है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। ये ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा। एप्लीकेशन किस किस सिनेरियो में रिजेक्ट हो सकती है, जिस केस से रिलेटेड एप्लीकेशन आई है वो केस या तो ऑलरेडी पेंडिंग है या डिसाइडेड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में या अपलेट अथॉरिटी में। अपलेट अथॉरिटी में वो केस ऑलरेडी पहले से डिसाइड हो चुका है या वो अपलेट अथॉरिटी में वो केस पेंडिंग है, या एडजुडिकेटिंग लेवल पर वो केस पेंडिंग है या डिसाइडेड है उस पर्टिकुलर असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी की जा सकती है। जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है, उस एक्सेप्टेंस के 90 दिनों के अंदर अंदर, विद इन 90 डेज ऑफ द एप्लीकेशन, आपको रिटन ऑर्डर पास करना पड़ेगा। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इस ऑर्डर को 90 दिनों के अंदर अंदर पास करेगी। लेकिन यदि अपलेट अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी किसी क्वेश्चन में यदि उन्हें डाउट है और उनकी एक ओपिनियन नहीं है, तो वह उस क्वेश्चन को अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को दे सकती है डिसीजन देने के लिए। या सेकंड, अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास 2 जगह से केस आते हैं। नंबर पहला, जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिस पर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की अपनी एक ओपिनियन नहीं है, वो अपनी अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के लिए केस को रेफ़र कर सकती है। या सेकंड तरीका है, जो ऑर्डर अपलेट अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया है
90 दिनों के अंदर अंदर उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, फर्दर चैलेंज करने के लिए कोई भी पार्टी या कोई भी ऑफिसर, चाहे ये खुद एप्लीकेंट हो जो एलिजिबल पर्सन है, या कोई ऑफिसर हो, कंसर्न्ड ऑफिसर जुरिस्डिक्शनल लेवल का कंसर्न्ड ऑफिसर हो, या ये एलिजिबल पर्सन कोई भी अपील फाइल कर सकता है अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। ये अपील 30 डेज के अंदर फाइल की जा सकती है। 30 डेज कहाँ से काउंट किए जाएंगे? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर अपील फाइल की जा सकती है अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग पर। इस 30 डेज की लिमिट को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 30 डेज के लिए। ये जो अपील फाइल की जाएगी अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये जीएसटी अपलेट रूलिंग अथॉरिटी जीरो टोक के अंतर्गत फाइल की जाएगी। पहली अपील ARA 01 के अंतर्गत फाइल की जा रही थी विद 5000 रुपीज़। ये सेकंड आपकी जो अपील है, पहली अपील नहीं थी, पहली केवल एप्लीकेशन देकर एक ऑर्डर लिया जा रहा था। अब जो अपील फाइल की जाएगी वो GST ARA 02 10,000 रुपये की फीस के साथ फाइल की जाएगी। अब इस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए एक ऑर्डर आ जाता है, मान लीजिए अपलेट अथॉरिटी के पास, या अपलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर ही नहीं दिया और इसने अपना ऑर्डर, अपना क्वेश्चन पास ऑन कर दिया अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो मतलब अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो बनी हुई है वो दो तरफ से केस को एक्सेप्ट कर सकती है। या तो कोई भी केस जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो डिसीजन दिया गया है उससे यदि कोई भी पर्सन, चाहे जिसने एप्लीकेशन दी है वो पर्सन, चाहे अदर ऑफिसर जो एग्रीव्ड है उस ऑर्डर से, तो वह जा सकता है अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। सेकंड, यदि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपनी ओपिनियन नहीं दे पा रही है किसी पॉइंट पर, तो वो उस पॉइंट को रेफर कर सकती है एडवांस रूलिंग अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। अपलेट अथॉरिटी 90 दिनों के अंदर अंदर अपना ऑर्डर सुनाएगी। 90 दिन कहाँ से? जो अपील फाइल की गई है उसके 90 दिन से, या जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो रेफरेंस दिया है उसके 90 दिन से ये अपना फैसला सुनाएगी। यदि अपलेट अथॉरिटी को भी डाउट है या उसकी ओपिनियन डिफरेंस है तो यह माना जाएगा ना तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा दी गई है, ना ही एडवांस रूलिंग अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा दी गई है। यदि अपलेट अथॉरिटी को डाउट है, ओपिनियन में डिफरेंस है, तो यह माना जाएगा नो एडवांस रूलिंग कैन बी गिवन, कोई भी एडवांस रूलिंग नहीं दी गई है। यहाँ तक क्लियर? ऑर्डर जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा या जो अपलेट अथॉरिटी के द्वारा पास किया जाएगा वो ऑर्डर बाइंडिंग होगा बोथ पार्टी पर। बोथ पार्टी, इस एप्लीकेंट पर भी बाइंडिंग होगा और जो कंसर्न जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर हैं उसके ऊपर भी बाइंडिंग होगा। और ये तब तक बाइंडिंग होगा जब तक कि कोई लॉ या फैक्ट में या सरकमस्टांसेस में कोई भी चेंज ना हो जाए। कोई भी ऑर्डर जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा जो पास किया जाएगा वो ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा, उस ऑर्डर की कॉपी उस एप्लीकेंट को भी और कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को भी। यदि उस ऑर्डर में कोई भी मिस्टेक निकल आती है, जो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड क्या होती है? ऐसी मिस्टेक जिस पर दो ओपिनियन हो ही नहीं सकते या जिस पर कोई भी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेने की या फर्दर एविडेंस कलेक्ट करने की आवश्यकता
ना हो। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 5 यदि कर दिए गए हैं तो वो गलती अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड मानी जाएगी। और ऐसी अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड को 6 महीने के अंदर अंदर अपलेट अथॉरिटी रेक्टिफाई कर सकती है। अपलेट अथॉरिटी या एडवांस रूलिंग अथॉरिटी सो मोटो खुद से कर सकती है, या ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, या कोई उसे बताता है, कमिश्नर बताते हैं, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर बताता है कि ये गलती हो गई है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर या तो खुद से या जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है उसके द्वारा, उन दो सोर्सेज से 6 महीने के अंदर अंदर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की कुछ पावर दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, issuing a commission and compelled to produce the books of account, बुक्स ऑफ अकाउंट लाने के लिए बाध्य कर सकती है किसी भी व्यक्ति को, छानबीन की जा सकती है, इंस्पेक्शन किया जा सकता है, उसे कसम खिलाई जा सकती है कोई भी फैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या उनके पास पावर है कि एडवांस रूलिंग और एडवांस अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास पावर है कि वो अपने प्रोसीजर खुद से बनाए। ये पूरी समरी है एडवांस रूलिंग चैप्टर की, चैप्टर नंबर 17। तो हमने क्या सीखा? कोई भी एलिजिबल पर्सन, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, डिजायरस टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वो व्यक्ति, चाहे रजिस्टर्ड व्यक्ति हो, अपने एलिजिबल डाउट लेकर 5,000 रुपये की एप्लीकेशन के साथ GST ARA 01 फाइल करके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। इसमें जो मैटर सुनवाई होंगे वो गुड्स या सर्विस से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, टैक्सेबल पर्सन हैं कि नहीं, एग्जेम्पशन का क्या सीन है, असेसिबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, RCM लगेगा कि NCM लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, रजिस्ट्रेशन, ITC, नोटिफिकेशन, एग्जेम्पशन एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई POS से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं सुने जाते हैं। POS से रिलेटेड इसलिए मैटर की सुनवाई नहीं होती है क्योंकि ये अथॉरिटी स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, और प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर सुनने का काम सेंटर लेवल का है। इसलिए यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, इंटर और इंट्रा से रिलेटेड कोई भी डाउट पर डिसीजन नहीं दिया जाएगा। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि आपकी एप्लीकेशन को वो रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो ऑर्डर पास किया जाएगा और उस ऑर्डर को एप्लीकेंट को कम्युनिकेट किया जाएगा। रिजेक्शन से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, शो कोज नोटिस, सुनवाई का मौका, उसे बोलने का मौका, अपनी बात रखने का मौका प्रोवाइड किया जाएगा। ये कब रिजेक्ट हो सकती है? यदि पर्टिकुलर पर्सन के केस में, उसी के केस में, एप्लीकेंट के केस में, यदि वो मैटर जो पूछना चाहता है वो ऑलरेडी पेंडिंग है या उस पर डिसीजन आ चुका है अपलेट अथॉरिटी पर, या पेंडिंग है या डिसाइडेड है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लेवल पर, तो उस केस में एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। एक्सेप्ट भी एप्लीकेशन हो सकती है, और यदि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो 90 दिनों के अंदर अंदर, एप्लीकेशन के 90 दिनों के अंदर अंदर रिटन में ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। अब अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग होती है, वो या तो जो ऑर्डर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया है, कोई भी एग्रीव्ड पार्टी, चाहे ये एलिजिबल पर्सन हो, चाहे कोई भी ऑफिसर हो कंसर्न, वो 30 दिन, और इसे फर्दर एक्सटेंड किया सकता है 30 दिनों के अंदर अंदर, GST ARA 02 10,000 रुपये की फीस देकर अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। या कोई भी मैटर जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिसाइड नहीं कर पा रही है किसी भी क्वेश्चन पर, उसका रेफरेंस लेने के लिए वो
अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकती है। अपलेट अथॉरिटी 90 दिनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस या फ्रॉम द डेट ऑफ अपील, जो भी हो, 90 दिनों के अंदर अंदर अपना फैसला सुनाएगी। अपलेट अथॉरिटी में भी यदि डाउट है उसको भी ओपिनियन देने में, या उनकी ओपिनियन डिफरेंस है, तो यह माना जाएगा ना तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा दी गई है और ना ही कोई भी एडवांस रूलिंग अपलेट अथॉरिटी के द्वारा दी गई है। जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी या अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होगा और ये दोनों पार्टियों को, एप्लीकेंट को और कंसर्न जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को कम्युनिकेट किया जाएगा। ये एप्लीकेबल होगा ऑर्डर तब तक जब तक कि लॉ, फैक्ट और सरकमस्टांसेस में कोई भी चेंज ना हो जाए। इस ऑर्डर की कॉपी कम्युनिकेट की जाएगी बोथ पार्टी को, और यदि इस ऑर्डर में कोई अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड कोई गलती मिलती है तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर उसको रेक्टिफाई कर सकती है। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी की पावर है वो डिस्कवरी कर सकती है, इंस्पेक्शन कर सकती है, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, इशूइंग अ कमीशन एंड किसी को कंपेल कर सकती है टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अपनी प्रोसीजर बनाने के, खुद के प्रोसीजर, ओन प्रोसीजर बनाने की इनके पास पावर है। ये तो थी समरी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की। अब लीगल टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यही बात लॉ मेकर ने सेक्शन नंबर 95 से लगाकर 106 तक इन सेक्शन में लिखा गया है। सेक्शन नंबर 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 2, 3, 4, 5, 6। लीगल टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं एक बार। सेक्शन नंबर 95 में डेफिनेशंस दी गई हैं कि एडवांस रूलिंग क्या है, अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या होती है, एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेशन किसे कहते हैं और अथॉरिटी क्या है। एडवांस रूलिंग मीन्स अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी। जो भी डिसीजन प्रोवाइड किया जाता है, जो ऑर्डर दिया जा रहा है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा या अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग टू एन एप्लीकेंट, उस एप्लीकेंट को, और ऑन मैटर्स और द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 97(2) एंड सेक्शन 101। जो क्वेश्चन स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन नंबर 97 सब सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 100 सब सेक्शन नंबर 1, यानी एडवांस रूलिंग में वह होती है जिसमें डिसीजन दिया जाता है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी के द्वारा किसी भी एप्लीकेंट को उस मैटर पर जो क्वेश्चन स्पेसिफाई हैं 97(2) और 100 अंडर सेक्शन 1 इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई के संबंध में, गुड्स की, सर्विस की या दोनों की, बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट, जो की गई है या की जानी है एप्लीकेंट के द्वारा। पढ़ेंगे आगे जब और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अपलेट अथॉरिटी मींस अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो सेक्शन 99 में बताई गई है। ठीक है। एप्लीकेंट मींस एनी पर्सन रजिस्टर्ड या डिजायरस और ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। मतलब एप्लीकेशन कौन दे सकता है, कौन अपने डाउट के बारे में पूछ सकता है, वो व्यक्ति जो या तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होना चाहता है। एप्लीकेशन मींस एप्लीकेशन मेड टू द अथॉरिटी अंडर सेक्शन 97(1) में जो दी जाएगी एप्लीकेशन उसको एप्लीकेशन कहेंगे, यानी ये GST ARA 01 जो है। अथॉरिटी मींस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो सेक्शन 96 में आगे बताई जा रही है।
अब एक एक करके सेक्शन पढ़ते हैं। सेक्शन 96 अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी किसे कहते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ स्टेट एक्ट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। मतलब जो अथॉरिटी एसजीएसटी के प्रोविजन के दौरान या यूटीजीएसटी के प्रोविजन के दौरान बनी है, वो शैल बी डीम टू द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी माना जाएगा उस स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की। क्लियर। सेक्शन 96 बोलता है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत या यूटीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत बनी है, उसको अथॉरिटी माना जाएगा एडवांस रूलिंग की उस स्टेट की या उस यूनियन टेरिटरी की। सेक्शन नंबर 97 बोलता है, 96 हो गया कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या है, 97 है कि उस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन किस फॉर्म में दी जाएगी, जीएसटी ARA 01 में, और फीस क्या होगी, 5,000 रुपये की फीस के साथ। इसमें यह बताया जाएगा कि आप उस एप्लीकेशन को जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को सबमिट करेंगे, उस एप्लीकेशन में क्या क्या डाउट पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया, गुड्स है कि नहीं, पर्टिकुलर सप्लाई की सर्विस है, सप्लाई है कि नहीं, टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन कब कराना है, नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है कि नहीं, एग्जम्पशन एप्लीकेबल है कि नहीं, पर्टिकुलर सप्लाई पर एनसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। बस सभी इश्यूज पूछे जा सकते हैं एक्सेप्ट प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू। प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो सेंटर लेवल का मैटर है और ये जो अथॉरिटी होती है वो स्टेट लेवल और यूनियन लेवल, यूनियन टेरिटरी लेवल की अथॉरिटी है। एन एप्लीकेंट डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग द एडवांस रूलिंग अंडर दिस चैप्टर में मेक एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस फॉर्म में देगा, जीएसटी ARA 01। फीस कितनी होगी, 5,000 रुपये की फीस के साथ ये एप्लीकेशन दी जा सकती है। मे मेक एन एप्लीकेशन इन सच अ फॉर्म एंड मैनर एंड accompanied बाई सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड स्टेटिंग द क्वेश्चन। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑन विच एडवांस रूलिंग इज सॉट, वो नीचे दिए गए। द क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग इज सॉट अंडर दिस एक्ट shall be in respect of क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, पर्टिकुलर सप्लाई वो गुड्स की है या सर्विस की या दोनों की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन इश्यूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन इशू की जा रही है वो नोटिफिकेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और बोथ। टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, पर्टिकुलर सर्विस या गुड्स, पर्टिकुलर सप्लाई कब रेंडर हुई मानी जाएगी। वैल्यू कैसे निकाली जाएगी गुड्स की सप्लाई, गुड्स की या सर्विस की जो सप्लाई हुई है। एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पेड और डीम टू बी पेड, आईटीसी के बारे में। लाइबिलिटी टू पे द टैक्स, एनसीएम लगेगा कि आरसीएम लगेगा। वेदर एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है कि नहीं है। वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट with respect to any goods or services or both amount to or result in a supply of goods or both with the meaning of that term। कि पर्टिकुलर एक्टिविटी जो की गई है वो सप्लाई है कि नहीं है। सेक्शन 96 पढ़ाया जिसमें बता दिया गया कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बनी है उसी को एडवांस रूलिंग अथॉरिटी मान लिया जाएगा।
सेक्शन 97 के अंतर्गत बताया गया कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अपने एलिजिबल डाउट के साथ। वो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पर्सन भी दे सकता है और वो व्यक्ति जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वो भी दे सकता है अपने डाउट के साथ। सेक्शन 98 प्रोसीजर ऑन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ये प्रोसीजर बताए गए हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एप्लीकेशन रिसीप्ट हो जाने पर क्या प्रोसीजर अपना सकती है, यूज़ करेगी। ऑन द रिसीट जो मैंने आपको यहाँ बताए थे कि जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगी वो या तो रिजेक्ट कर सकती है इस एप्लीकेशन को या एक्सेप्ट कर सकती है, और एक्सेप्ट करेगी तो 90 दिनों के अंदर अंदर ऑर्डर देना पड़ेगा, और रिजेक्ट करेगी तो लिखित में ऑर्डर देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी और ऑर्डर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और किस किस केस में वो रिजेक्ट करेगी। तो वैसे ही यहाँ लिखा गया है वो सब लॉ में। ऑन द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव होती है, अथॉरिटी शैल कॉज अ कॉपी देयर ऑफ टू बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न ऑफिसर, वो कंसर्न ऑफिसर को उसकी कॉपी फॉरवर्ड करेगी। किस लिए? उनसे डॉक्यूमेंट रेलेवेंट रिकॉर्ड्स मंगाए जाएंगे और उसे वापस किया जाएगा बाद में। इफ नेसेसरी कॉल अपॉन हिम टू फर्निश द रेलेवेंट रिकॉर्ड मंगाने के लिए, प्रोवाइडेड that where any record have been called for by the authority in any case, such record shall as soon as possible be returned to the said concerned officer। वही बात लिखी गई है कि जैसे ही काम खत्म हो जाएगा जितनी जल्दी हो सकेगा उस कंसर्न ऑफिसर को उन रिकॉर्ड्स को, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को वापस कर दिया जाएगा। सेकंड सब सेक्शन में लिखा गया है कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है। मैंने पीछे बताया था कि एक्सेप्ट उसे करना पड़ेगा यदि वो रिजेक्ट नहीं करती है। और रिजेक्ट कब कर सकती है? जब कोई भी मैटर, वो स्पेसिफिक डाउट वही वाला, किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपलेट लेवल पर, एडजुडिकेटिंग या अपलेट लेवल पर वो पेंडिंग है या उस पर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, तो उस पर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। ऑन द रिसीट द अथॉरिटी में आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन एंड द रिकॉर्ड कॉल्ड फॉर एंड आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट, अथॉरिटी जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है अंडर सब सेक्शन नंबर 1 में, उसको एग्जामिन करेगी और जो रिकॉर्ड मंगाए गए हैं जो कंसर्न्ड ऑफिसर से, एंड आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट को सुनने के बाद या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को सुनने के बाद या कंसर्न्ड ऑफिसर को सुनने के बाद या कंसर्न्ड ऑफिसर के रिप्रेजेंटेटिव को सुनने के बाद वो एक ऑर्डर देगी जिसमें वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। रीजन ऑफ द रिजेक्शन प्रोवाइडेड आल्सो दैट वेयर अ एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, यदि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो रीजन फॉर सच रिजेक्शन शैल बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, उस ऑर्डर में आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि ये क्यों रिजेक्ट की गई है। नो रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइडेड दैट authority shall not admit the application where question raised in the application is already pending or decided in any proceeding in the case of applicant under any of the provision of this act। मतलब यदि उसका मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है या डिसाइडेड है किसी भी लेवल पर, चाहे एडजुडिकेटिंग लेवल पर चाहे अपलेट लेवल पर, तो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइडेड फॉर दैट एप्लीकेशन शैल नॉट बी रिजेक्टेड, जब तक रिजेक्ट नहीं की जाएगी इस अंडर सबसेक्शन के अंतर्गत, जब तक कि एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हैज़ बीन गिवन टू द एप्लीकेंट, जब तक कि उसको बोलने का मौका ना दे दिया जाए। सबसेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत बताया गया है चाहे आप एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर, चाहे एक्सेप्टेंस चाहे रिजेक्शन, अंडर सबसेक्शन नंबर 2, क्योंकि सबसेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिजेक्शन भी हो सकता है, शैल बी सेंड टू द एप्लीकेंट, उस एप्लीकेंट को भेज दी जाएगी और कंसर्न्ड ऑफिसर को भेज दी जाएगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक?
प्रोनाउंसमेंट ऑफ एडवांस रूलिंग। वेयर एप्लीकेशन इज एडमिटेड, इधर बता रहे हैं कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको कब तक प्रोनाउंस करना है, कब तक ऑर्डर पास करना है, क्या करना है। वेयर एप्लीकेशन इज एडमिटेड अंडर सबसेक्शन नंबर 2, यदि आपने एक्सेप्ट कर ली, अथॉरिटी शेल आफ्टर एग्जामिनिंग सच फर्दर मटेरियल एज मे बी प्लेस्ड बिफोर इट बाय द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के द्वारा जो भी मैटर या मटेरियल जो भी पब्लिश किए जाएंगे वो, या जो अथॉरिटी के द्वारा ऑब्टेंड किए गए हैं, या और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एप्लीकेंट या उसके रिप्रेजेंटेटिव या कंसर्न ऑफिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव को देने के बाद वो एडवांस रूलिंग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जो एप्लीकेशन में पूछा गया है प्रोनाउंस कर दी जाएगी। मतलब सीधी सीधी बात कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अपने ऑर्डर को, अपने डिसीजन को दे देगी उस पर्टिकुलर मैटर पर। वेयर सबसेक्शन नंबर 5, वेयर द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी, जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसके मेंबर की डिफर्स द मेंबर ऑफ द अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन नंबर 5 में बोलता है यदि अथॉरिटी के मेंबर की डिफरेंट ओपिनियन है ऑन एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन पर, ऑन विच द एडवांस रूलिंग इज सॉट, जिस पर एडवांस रूलिंग मांगी गई है, दे शैल स्टेट द पॉइंट्स और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर, वो पॉइंट्स बनाएंगे अपने जिस पर उनकी डिफरेंट ओपिनियन है, और रेफरेंस दे दिया जाएगा किसको, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग फॉर हियरिंग एंड द डिसीजन ऑन सच क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर सर आंसर दे दीजिए, हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं इस पॉइंट्स पर, सर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, सर आप इस पर कुछ अपनी टिप्पणी दे दीजिए। ये एडवांस रूलिंग जो दी जाएगी वो 90 दिनों के अंदर अंदर दी जाएगी। द अथॉरिटी शैल प्रोनाउंस इट एडवांस रूलिंग इन राइटिंग विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी उसके 90 दिनों के अंदर अंदर अ कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय द अथॉरिटी डुली साइंड बाय द मेंबर एंड सर्टिफाइड इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल बी सेंट टू द एप्लीकेंट। ये प्रोनाउंस किस किस को की जाएगी, एक तो एप्लीकेंट को, कंसर्न्ड ऑफिसर एंड जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, जो कंसर्न्ड इसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उसको दी जाएगी, और एक एप्लीकेंट को उसकी कॉपी दे दी जाएगी। अभी तक सेक्शन 96 में आपने पढ़ा, 95 में आपने डेफिनेशंस पढ़ी, 96 में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या है वो पढ़ा, 97 में आपने पढ़ा कि एप्लीकेशन किस किस पॉइंट के बारे में दी जा सकती है, 98 में उसके डिसीजन के बारे में पढ़े, 99 में अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो आपको यहाँ बता दी गई थी कि ये अपीलेट अथॉरिटी होती है, इसके पास दो तरीके के मैटर जा सकते हैं, एक तो यहाँ से अपील फाइल की जा सकती है, और एक मैटर जो इसने एक्सेप्ट नहीं किए या इनकी डिफरेंस ओपिनियन है कि हम इस पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, वो मैटर जा सकते हैं। तो सेक्शन 99 अपीलेट अथॉरिटी क्या होती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, appellate authority for advance ruling constituted under the provision of SGST Act, UTGST Act shall be deemed to be the appellate authority in respect of that state or UTGST। यानी जो appellate authority SGST Act या UTGST Act के अंतर्गत बनी है वो appellate authority उस स्टेट की या उस यूनियन टेरिटरी की appellate authority मान ली जाएगी। सेक्शन 100 अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, अपील कितने दिनों में फाइल किया सकती है, कौन कौन व्यक्ति जा सकता है, दो रूट मैंने बताए, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी चली जाए या कंसर्न पर्सन अपनी 30 दिन प्लस 30 दिन के अंदर अंदर अपनी अपील फाइल कर सकता है। कंसर्न पर्सन कौन, चाहे एप्लीकेंट हो जिसने जो एग्रीव्ड है इसके ऑर्डर से वो, या कंसर्न जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर। द कंसर्न्ड ऑफिसर, द जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर और एप्लीकेंट, तीनों में से कोई भी, कंसर्न्ड ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर और एप्लीकेंट, एग्रीड बाय एनी एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस अंडर सेक्शन नंबर 98, जो 98 के अंतर्गत जो दी गई है उससे यदि एग्रीड है वो अपील कर सकता है किसको, अपीलेट अथॉरिटी को। एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days
from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer, jurisdictional officer and the applicant. यानी 30 दिनों के अंदर अंदर जब इसको कम्युनिकेट किया गया है पर्टिकुलर पर्सनस को, इस पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर 30 डेज के लिए. पढ़ लीजिए. प्रोवाइडेड डेट appellate authority may, if it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause for presenting appeal within a said period of 30 days, 30 दिनों के अंदर अंदर नहीं सबमिट कर पाया, कुछ सफिशियंट कारण थे, allowed to be presented within a further period not exceeding 30 days, फर्दर 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है इस पीरियड को. और ये अपील फाइल की जाएगी पर्टिकुलर सच फीस 10,000 रुपये फीस, सच फॉर्म GST ARA 02 फॉर्म में फाइल की जाएगी. एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी इन सच अ फॉर्म accompanied by such fees and verified in such a manner as may be prescribed. क्लियर. सेक्शन 100 क्लियर हो जाता है. सेक्शन 101, जो आपने अपील फाइल की है, जो अपील फाइल की गई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, जो आपने अपील फाइल की है 101 में बता रहे हैं कि उसका ऑर्डर दिया जाएगा. उधर एप्लीकेशन हो गई, इधर ऑर्डर. पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, द अपीलेट कितने दिनों के अंदर अंदर ऑर्डर दिया जाएगा, वही 90 डेज है अपील से, या जो रेफरेंस दिया गया है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा उसके 90 दिनों के अंदर अंदर. पढ़ लीजिए, वही बात है. द अपीलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर गिविंग ए पार्टीज टू एन अपील, या तो अपील में गई है पार्टी, कंसर्न्ड ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर या एप्लीकेंट कोई भी, या रेफरेंस मिला है, कहाँ से रेफरेंस मिलेगा, अपीलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेंगे और एक ऑर्डर पास करेंगे जो भी उन्हें ठीक लगता है, कन्फर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है रूलिंग जो भी दी गई है. ऑर्डर कितने दिनों के अंदर अंदर दिया जाएगा, ये ऑर्डर 90 दिनों के अंदर अंदर दिया जाएगा. 90 दिन कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ अपील या रेफरेंस जो एडवांस रूलिंग ने दिया है उसके 90 दिनों के अंदर से. ठीक. यदि एडवांस अपीलेट अथॉरिटी डिफर से किसी ओपिनियन में, तो यह माना जाएगा कि एडवांस रूलिंग दी ही नहीं गई है. वेयर अ मेंबर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी डिफर ऑन एनी पॉइंट और पॉइंट्स रेफर्ड टू इन द अपील और रेफरेंस, इट शैल बी डीम्ड दैट नो एडवांस रूलिंग कैन बी इश्यूड इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन अंडर द अपील और रेफरेंस. कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, जो अपीलेट अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास करेगी वो एप्लीकेंट को, कंसर्न्ड ऑफिसर को, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को पास ऑन किया जाएगा और इसके साथ साथ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को भी ऑर्डर पास ऑन होगा. अ कॉपी ऑफ द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी ड्यूली signed by the member and certified in such a manner as may be prescribed shall be sent to the applicant, concerned officer, jurisdictional officer and authority, मतलब advance ruling authority after such pronouncement. सेक्शन 102 बता रहा है कि यदि कोई भी ऑर्डर जो एडवांस रूलिंग या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा पास किया जाता है उसमें यदि कोई भी रेक्टिफिकेशन करनी हो, ऐसी मिस्टेक जो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है उसकी रेक्टिफिकेशन की जा सकती है. कितने समय के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर. ये मिस्टेक चाहे तो अपीलेट अथॉरिटी या एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को खुद से मिली हो, या एप्लीकेंट ने बताया हो, या कंसर्न्ड ऑफिसर ने बताया हो, या जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने बताया हो, 6 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाने के 6 महीने के अंदर अंदर इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है. मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड क्या होती है, जिस पर दो ओपिनियन संभव ना हो, जिस पर फर्दर एविडेंस लेने की जरूरत ना हो, जिस पर किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत ना हो, वो मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होती है. द अथॉरिटी मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी मतलब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में अमेंड एनी, लेकिन यदि कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं उस ऑर्डर में, उस ऑर्डर के अमेंडमेंट करने से टैक्स की लायबिलिटी बढ़ती है, कोई भी जो आईटीसी कम होता है, रिफंड जो है वो कम होता है, तो ऐसा ऑर्डर तभी पास किया जाएगा अमेंडमेंट का जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी. द अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी में अमेंड एनी ऑर्डर पास्ड इट अंडर सेक्शन 98 मतलब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वाला ऑर्डर, और अंडर सेक्शन 101 मतलब अपीलेट अथॉरिटी वाला ऑर्डर, सो एज टू रेक्टिफाई
एनी एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, एरर अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, इफ सच एरर इज नोटिफाइड बाय द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अपलेट अथॉरिटी ने ऑन इट्स ओन अकॉर्ड खुद से मालूम करी, और इज ब्रॉट टू द नोटिस बाय द कंसर्न ऑफिसर ने बताया, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर ने बताया, एप्लीकेंट ने बताया या एप्लेंट ने बताया विद इन अ पीरियड ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, provided that no rectification which has the effect of enhancing the tax liability or reducing the ITC shall be made unless the applicant or appellant has been given an opportunity of being heard. जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे ऑर्डर पास नहीं किए जाएंगे। अमेंडमेंट से यदि लाइबिलिटी बढ़ रही है, आईटीसी कम हो रहा है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, मैंने आपको बताया एडवांस रूलिंग बाइंडिंग होगी पर्टिकुलर एप्लीकेंट पर, कंसर्न ऑफिसर पर, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पर। वो केवल पर्टिकुलर केस के लिए ही बाइंडिंग होगी, जिस व्यक्ति को पर्टिकुलर पर्सन के लिए और पर्टिकुलर केस के लिए ही बाइंडिंग होगी। जिस व्यक्ति को पास किया गया है ऑर्डर उसी के लिए बाइंडिंग होगी, और जिस पॉइंट पर पास किया गया है उसी पॉइंट पर बाइंडिंग होगी। उस एप्लीकेंट को या कंसर्न ऑफिसर, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को ये कब बाइंडिंग होना बंद हो जाएगी? यदि फैक्ट में चेंज हो जाए, सर्कमस्टांसेस में चेंज हो जाए या लॉ में चेंज हो जाए। पढ़ लीजिए। द एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय द अथॉरिटी या appellate authority for advance ruling under this chapter shall be binding only on the applicant who has sought it, जिसने इसे, जिसको ये मिली है, या on the concerned officer या jurisdictional officer पर बाइंडिंग होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट, उसी एप्लीकेंट के संबंध में। बाइंडिंग टिल, कब तक बाइंडिंग होगी? ये बाइंडिंग होगी द एडवांस रूलिंग रेफर टू इन द सबसेक्शन नंबर 1 शैल बी बाइंडिंग अनलेस द लॉ, जब तक कि लॉ, फैक्ट या सर्कमस्टांसेस जो सपोर्ट कर रहे हैं ओरिजिनल एडवांस रूलिंग को चेंज ना हो जाए। सेक्शन नंबर 104, एडवांस रूलिंग कुछ सर्कमस्टांसेस में वॉइड एब इनिशियो मानी जाएगी। यह माना जाएगा कि एडवांस रूलिंग दी ही नहीं गई है यदि किस एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग को फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट से यदि एडवांस रूलिंग ली गई है तो यह मान लिया जाएगा कि वो एडवांस रूलिंग उस पर्टिकुलर पर्सन को पास ही नहीं की गई है। ठीक है, वॉइड मान ली जाएगी। पढ़ लीजिए। वेयर अथॉरिटी और अपलेट अथॉरिटी फाइंड्स दैट एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस्ड बाय इट अंडर सेक्शन 98(101) have been obtained by applicant or appellant by the fraud or suppression of the fact or misrepresentation of the fact, it may be by order declared such ruling to be void ab initio। मतलब कभी ये रूलिंग दी ही नहीं गई ये मान लिया जाएगा। एंड देयर अपॉन ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर शैल अप्लाई टू द एप्लीकेंट एंड एप्लेंट एज इफ सच एडवांस रूलिंग हैज नेवर बीन मेड, प्रोवाइडेड दैट no order shall be passed under this subsection unless an opportunity of being heard has been given to the applicant or appellant। जब तक हम opportunity of being heard नहीं देंगे तब तक ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता void होने का। Explanation: the period beginning with the date of such advance ruling ending with the date of order under this subsection shall be excluded while computing the limit of the 70 under section 73 and 74। 73 अब आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर इशू हो सकता है, शो कोज नोटिस इशू हो सकता है। डिमांड ऑर्डर इशू होने की टाइम लिमिट दी गई है वहाँ जगह कि इतने समय के अंदर अंदर आपके ऊपर डिमांड ऑर्डर इशू हो सकता है। 3 साल 5 साल वहाँ लिमिट है। तो वो कह रहे हैं वहाँ जो टाइम लिमिट कैलकुलेट करेंगे जितने समय में एडवांस रूलिंग दी गई है उस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है एडवांस रूलिंग के चक्कर में वो अपनी टाइम लिमिट को वहाँ ख़त्म करना चाहे और एडवांस रूलिंग में फंसा दे उसको। तो कह रहे हैं एडवांस रूलिंग का जो पीरियड है सेक्शन 73-74 की लिमिट को कैलकुलेट करते समय इस पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये जब 73-74 पढ़ेंगे तब कवर्ड होगा। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो वॉइड किया गया है, जो एडवांस रूलिंग वॉइड की गई है, वो ऑर्डर भेजा जाएगा एप्लीकेंट को, कंसर्न ऑफिसर को और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को। और नेक्स्ट सेक्शन 105, इसमें पावर्स दी गई हैं एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की और अपलेट अथॉरिटी की। उनके पास पावर है डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, एनफोर्सिंग टू एग्जामिनेशन हिम ऑन ओथ, इश्यूइंग ए कमीशन एंड कंपेलिंग टू एनी पर्सन फॉर प्रोड्यूसिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड नेक्स्ट 106 में एक पावर दी गई है हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर।
अपने खुद के प्रोसीजर बनाने की पावर है। तो ये पूरा चैप्टर था एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का, जिसमें हमने 95 में डेफिनेशंस पढ़ी सेक्शन, 96 में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी क्या होती है वो पढ़ा, 97 में एप्लीकेशन कैसे किस किस मैटर के रिलेटेड में दी जाएगी एडवांस रूलिंग को वो पढ़ा, 98 में हमने ऑर्डर्स पढ़े एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का, 99 में अपलेट अथॉरिटी क्या होती है फॉर एडवांस रूलिंग वो पढ़ा, 100 में उसको भी हमने जो एप्लीकेशंस जो दे रहे हैं या उसका जो ऑर्डर है अपील जो फाइल कर रहे हैं उसके बारे में हमने पढ़ा 100 में, 101 में जो अपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उसका ऑर्डर आया उसके बारे में पढ़ा, 102 में पढ़ा कि उसका ऑर्डर जो है रेक्टिफाई भी हो सकता है, चाहे अपलेट अथॉरिटी का हो चाहे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का हो। 103 में पढ़ा ये किस किस के ऊपर बाइंडिंग होते हैं ये ऑर्डर, हमने ये पढ़ा। 104 के अंतर्गत हमने पढ़ा कि ये ऑर्डर जो है यदि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट से लिए गए हैं तो वो वॉइड ऑफ इनिशियो भी हो सकते हैं। 105 के अंतर्गत अपलेट अथॉरिटी और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की पावर्स पढ़ी गई। 106 में अपने प्रोसीजर बनाने की पावर दी गई। तो एक क्विक रिवीजन अभी हम बता देते हैं। सेक्शन 96 में पढ़ा कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल पर बनी गई है उसी को ही उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की हम एडवांस रूलिंग अथॉरिटी मान लेंगे। सेक्शन 97 में पढ़ा कि एप्लीकेशन दी जाएगी GST ARA 01 में 5,000 रुपये की फ़ीस के साथ। इसमें हम पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं, ये गुड्स की सप्लाई है कि सर्विस की सप्लाई है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि नहीं, एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का क्या सीन है, वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी, रेट ऑफ टैक्स क्या है, और नोटिफिकेशन एग्जाम्शन एप्लीकेबल RCM NCM से रिलेटेड, ये सब बातें इसमें चर्चा होंगी। टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में भी, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में इसमें बात नहीं होगी। ये एप्लीकेशन दे दी। 98 में बता दिया गया कि आपकी एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। एक्सेप्ट की जाएगी तो आपकी एक्सेप्टेंस का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगी, 2 केस में रिजेक्ट हो सकती है। यदि आपका कंसर्न डाउट ऑलरेडी एडजुडिकेटिंग लेवल या अपलेट लेवल पर पेंडिंग है या ऑलरेडी डिसाइडेड है तो हम सुनवाई नहीं करेंगे, और बाकी के केस में हम सुनवाई कर सकते हैं। और जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो 90 दिनों के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। यदि इनको भी खुद डाउट है तो वो आगे इसको रेफर बैक कर सकते हैं। 99 में पढ़ा अपलेट अथॉरिटी क्या होती है, जो उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में बनी हुई है वही अथॉरिटी अपलेट अथॉरिटी कहलाएगी। 100 में हमने पढ़ा कि हम इसमें अपील फाइल कर सकते हैं यदि जो एग्रीव्ड है, चाहे एप्लीकेंट, चाहे कंसर्न ऑफिसर, चाहे ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर खुद जा सकता है GST ARA 02 10,000 रुपये का पेमेंट, फीस का पेमेंट करके, या रेफर बैक कर सकते हैं कौन, अपलेट एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वाले इस केस को वहाँ जगह किसी डिसीजन पर यदि वो ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं किसी पॉइंट्स पर, तो वो 90 दिनों के अंदर अंदर अपना ऑर्डर सुना देगी। ये हमने पढ़ा 101 के अंतर्गत। 102 में पढ़ा यदि कोई भी ऑर्डर गलत पास कर दिया गया है और अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड यदि कोई रेक्टिफिकेशन करनी है तो 6 महीने के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। 103 में पढ़ा कि ये जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो कंसर्न पर्सन एप्लीकेंट के ऊपर, ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर और कंसर्न ऑफिसर के ऊपर ये बाइंडिंग होगा जब तक कि लॉ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस में कोई चेंजेस ना हो जाएं। 104 के अंतर्गत हमने पढ़ा कि यदि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से यदि आपने एडवांस रूलिंग को लिया गया है तो वो एडवांस रूलिंग वॉइड मान ली जाएगी। 105 में पढ़ा डिस्कवरी, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, कंपेलिंग टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट, इश्यूइंग ए कमीशन करने की पावर उनके पास है। और 106 में हमने पढ़ा कि उनके पास पावर है अपने खुद के प्रोसीजर बनाने की। यही चैप्टर था पूरा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर अब यहाँ ख़त्म होता है। सेक्शन 95 टू सेक्शन 106 पूरा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सेक्शन थे। थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़ें।